हेलो सर, छोड़ दीजिए। आप लोग लगभग सब अकाउंट्स पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज बहस करते हैं थोड़ा आप लोगों से। आप बताइए टैली क्या है? कंप्यूटर के अंदर एक एप्लीकेशन है टैली। क्या होता है टैली? थोड़ा बताइए। टैली मतलब कंपनी में कोई भी कारोबार करेंगे उसका हिसाब बारी करने के लिए हम टैली का प्रयोग करते हैं। टैली का उपयोग करते हैं। जी। एक होता है अकाउंट। क्या होता है? अकाउंट। अकाउंट किसे? अकाउंट क्या है? अकाउंट क्या है? अकाउंट भी तो अकाउंटेंट मतलब अकाउंट होता है, अकाउंटेंट हिसाब बारी करने के लिए अकाउंट बना किया जाता है। आपके हिसाब से अकाउंट क्या है? सर अकाउंट मतलब होता है कंपनी में कोई लेन देन करें हम उसको हम लिखते हैं, उसी के अकाउंट कहते हैं। अकाउंट माने खाता। खाता। अकाउंट माने हिसाब। जी। बैंक जाते हैं उसमें एक अकाउंट होता है। अकाउंट माने खाता, लेजर। अकाउंट मतलब जो हम कहीं पे भी काम करते हैं, चाहे वो दुकान हो, फैक्ट्री हो, बैंक हो, ये एक संस्था है। क्या यहाँ भी आप हमें पैसे देते हैं, हम आपसे पैसे लेते हैं। हिसाब करना, किसी भी बिजनेस के अंदर जो हम हिसाब करते हैं उसे क्या कहते हैं? अकाउंट। एक होता है अकाउंटेंट। क्या होता है? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट क्या है? सर हिसाब का मतलब बिजनेस में जो हिसाब बारी होगा वो करने वाला जो काम करेगा, जी। हिसाब किताब को जो लिखता है, जिसके द्वारा हिसाब किया जाता है, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट। एक होता है फाइनेंशियल ईयर बिजनेस के अंदर। ये फाइनेंशियल ईयर क्या है? हिसाब बारी क्लियर। ईयर माने वर्ष। जी। फाइनेंशियल मतलब हो गया जैसे मार्च क्लोजिंग होता है तो पूरा एक साल का जो हम हिसाब बारी करते हैं पूरा उसको कंप्लीट करके उसे ही फाइनेंशियल करते हैं। ईयर कहते हैं। जी। व्यापारिक वर्ष। जी। बिजनेसमैन अपने व्यापार का नया रजिस्टर कब चालू करता है? 1 अप्रैल 2000 मतलब 1 अप्रैल जी। से। और अगले वर्ष 31 मार्च को क्या करता है? क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर देते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो बिजनेस के अंदर का लेखा जोखा है उसे ही हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर। जिस व्यक्ति के द्वारा वो लेखा जोखा किया गया उसको बोलेंगे अकाउंटेंट। क्या बोलेंगे? अकाउंटेंट। अब ये अकाउंट्स आपका कितने प्रकार के हैं है जी? अकाउंट 3 प्रकार के सर। अकाउंट्स कितने होते हैं? 3 प्रकार के। क्या क्या? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट से क्या समझते हैं आप? सर पर्सनल मतलब होता है व्यक्तिगत खाता, स्वयं के लिए, अपना स्वयं के लिए जो खाता खोलता है उसको पर्सनल कहते हैं। एक होता है पर्सनल और एक होता है रियल। रियल मतलब वास्तविक। नॉमिनल मतलब नामात्र खाता। नाम मात्र के लिए। जी। क्या? जी। अकाउंट का हिस्ट्री क्या है? आखिर अकाउंट्स हम क्यों यूज करते हैं? अब काफी सारे बच्चे को देखिए, अभी मैट्रिक पास किया है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ आर्ट्स रखेंगे, कुछ कॉमर्स रखेगा और कुछ साइंस रखेंगे। ये कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स के अंदर क्या सिखाया जाता है? बिजनेस के काम। बिजनेस क्या है सिर्फ इतना ही हमें पढ़ाई होता है कॉमर्स के अंदर। चाहे आप PhD कर लीजिए कॉमर्स से, किसी एक विषय को लेना होगा, किस विषय में PhD करो, लेकिन कॉमर्स के अंदर क्या पढ़ाई होता है? बिजनेस क्या है। अकाउंट्स का मुख्य उद्देश्य है बिजनेस के अंदर जो भी क्रियाएं होती है सबका डिटेल्स A to Z, एक एक चीज का स्पष्टीकरण रजिस्टर में लिखा हुआ हो, ताकि बिजनेसमैन को उसके बिजनेस के अंदर क्या कहानी चल रहा है सारा अपडेट पता चलता है। एक छोटे बिजनेसमैन और एक बड़े बिजनेसमैन के अंदर अंतर क्या है आप देखेंगे। आप एक लोकल दुकान पे जाइए अपने गांव में, ठीक है, उधार ले लो, कुछ ज्यादा उधार लेते हैं बराबर तब तो वो कॉपी में लिखेगा, कभी कभार वो उधार लेते हैं तो वो लिखेगा भी नहीं, ऐसे ही दिमाग से वो याद रखा रहता है कि आप उसका 10 रुपया का उधार ले रखे। लेकिन एक बड़े बिजनेसमैन के अंदर जाइए, आप 1 रुपया का उधार लो या 1000 रुपया का उधार लो, बिल तो भैया जनरेट होगा ही होगा। क्या होगा? बिल सबका जनरेट होगा।
किसी का ये दिमाग में रखने वाला काम नहीं है, सबका लिखा पढ़ी होता है। तो उसे पता चल जाता है कि एक महीने के अंदर या आज दिन भर में हमारा कितना रुपया उधार में चला गया और कितना रुपया का कैश में आ गया। चाहे वहाँ नगद खरीदिए चाहे वहाँ उधार खरीदिए, बिल हर एक चीज का जनरेट होता है। पर लोकल दुकानदार क्या करता है, छोटा मोटा दुकानदार बिल तो देता ही नहीं, नगद जो बेचता है वो लिखता ही नहीं, उधार भी जो बेचता है आधा अधूरा लिखा आधा अधूरा, उसका बहुत से पैसे डूब जाते हैं क्योंकि वो टाइम पे रिमाइंड नहीं कर पाता ग्राहक को कि भाई मेरा पैसा दो, क्या पता उसे ही याद नहीं है। जब देख लिया चेहरा याद आया तो बोल दिया अन्यथा। लेकिन एक बड़ा बिजनेस क्या करता है, हर महीने आपको रिमाइंडर मारेगा। क्यों? तो उसके पास पूरा रिकॉर्ड रहता है, वो हमेशा रिकॉर्ड को देखता रहता है, तो वो आपको रिमाइंड मारता रहता है कि भाई पेमेंट दे, 20 दिन हो गया, 22 दिन हो गया, 25 दिन हो गया। टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको डे भी बताएगा कितना दिन से इस आदमी के पास उधारी है, वो दिन को भी गिनता रहता है। आप भी किसी से उधार लिए हैं तो टैली में अगर हिसाब जनरेट कर रखे तो वो भी बताएगा आपको, सारा रिकॉर्ड आपको क्या करता है, देता है। एक छोटा बिजनेसमैन इसी कारण वो छोटा ही रह जाता है, लेकिन एक बड़े बिजनेसमैन के पास जाइए, 1 रुपया आपका रख लेगा लेकिन 1 रुपया एक्स्ट्रा आपको नहीं देगा। लेकिन एक छोटा दुकानदार क्या बोल देगा, नहीं चलेगा जा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम आप भी क्या करते हैं, कहीं 1 रुपया नहीं रहता है चाहे छोड़ देते हैं दुकानदार को। अगर 1-1 रुपया करके आपके जैसे 100 बंदे छोड़ दिया तो उसे बेमतलब में कितना रुपया कमाई होगी, 100 रुपया कमा लिया हो, जिसमें ना तो एक भी प्रोडक्ट नहीं बेचा वो 100 रुपया का, 100% क्या हुआ, मुनाफा। लेकिन आपका तो 1 रुपया गया। यार 1 रुपया का टॉफी ले लो ना, कुछ तो ले लो। अकाउंट्स का हिस्ट्री, अकाउंट्स इसलिए अपनाया जाता है किसी भी बिजनेस के अंदर ताकि कंपनी के अंदर जो भी लेखा जोखा है उसका स्पष्ट जानकारी हमारे पास हो, मैं एक एक चीज को समझ सकूं, इसलिए एंट्री किया जाता है, लिखा जाता है। अकाउंट मतलब बिजनेस के अंदर जो भी नियमित रूप से कार्य हो रहा है उसे जब हम रजिस्टर में लिखते हैं, सारी कहानी को, उसे ही हम क्या कहते हैं, अकाउंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अकाउंट्स कहते हैं। एक होता है अकाउंट्स के अंदर बुक कीपिंग, पुस्तक पालन, पुस्तक को रखना। यानी क्या होता है, आप दोनों में से कोई बताइए तो कि बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग, बुक मतलब किताब, कीप मतलब रखना, पुस्तक पालन, पुस्तक को पालना। यानी व्यापार के अंदर जो भी वर्ष खत्म होते जाता है, एक भी रजिस्टर को, एक भी रिकॉर्ड को हमें क्या करना है, नष्ट नहीं करना है। सारे रिकॉर्ड को भविष्य के लिए क्या करना है, सुरक्षित रखना है। क्यों रखना है, ताकि हमें पिछले साल की, उससे भी पिछले साल की, उससे भी पिछले साल की कहानी हमें पता चले कि मेरे बिजनेस के अंदर कहाँ क्या हो रखा था। ठीक है, आपको अनुभव होता जाएगा, आपको पता चलेगा कि मैं कैसे 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 अपने बिजनेस को आगे लेके जा रहा हूँ। कुछ लोग मार्केट में 5 लाख रुपया पूंजी लगाता है, आज उसने बिजनेस स्टार्ट किया, 6 महीने के बाद पता चलता है उसने अपना दुकान बेच के वापस चला गया जहाँ से आया था। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसे मैं देखता हूँ कि रेडी लेके आता है मार्केट में, कुछ दिन गोलगप्पे बेचता है, उसके बाद वो अंडा बेचने लगता है, उसके बाद वो मटन बेचने लगता है, फल फ्रूट्स बेचने लगता है। पता चलता है 1-2 साल के बाद वो अपना एक बड़ा सा शॉप खोल लेता है, उसमें बहुत से कुछ बेचने लगता है। ऐसा भी व्यक्ति है या नहीं है? बिजनेस रूल किसके अंदर था, जिसने 5 लाख लगा के बेच के भाग गया, उसके अंदर रेडी लेके आया और था ना। बिजनेस रूल से चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा, रूल से। अगर आपको बिजनेस का रूल पता है तब तो आप महान बन जाओगे, एक चाय की दुकान से बहुत आगे निकल सकते हो। अगर रूल नहीं पता है तो भैया कितना भी बड़ा बिजनेस खोल ले, बहुत जल्दी वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको बिजनेस चलाने का अनुभव ही नहीं है। नौकरी एक अलग चीज है, व्यापारी एक अलग चीज है। व्यापार करने के लिए बहुत अनुभव चाहिए, नौकरी करने के लिए बहुत अनुभव की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। जहाँ बैठना है सिर्फ उस टेबल का काम आपको आना चाहिए, उसमें मास्टर बन जाओ, गया कहानी। लेकिन व्यापार के उस बिजनेस के अंदर कितने सारे स्टाफ लगे हुए हैं,
जहाँ आप नौकरी करने जाएंगे वहाँ कई प्रकार के लोग पड़े हुए हैं कि हेलो नमस्ते जी सर वीडियो रोक लीजिए ना। बोलिए वीडियो रखी है वीडियो कहाँ थे हम लोग? बिजनेस मतलब दुकान के ऊपर। उसका आवाज इसमें ना फंसेगा, आवाज आपको क्वालिटी नहीं आएगा। अकाउंट का उद्देश्य, व्यापार का उद्देश्य क्या है? अकाउंट का उद्देश्य क्या है? किसी भी बिजनेस के अंदर जो कोई भी आदमी अकाउंट्स का डिपार्टमेंट खोलता है, आप देखेंगे कई सारे स्टाफ को लगाता है ना। 2-4 अकाउंटेंट होते हैं, एक कैशियर होता है, एक मैनेजर होता है, कई सारे सुपरवाइजर होते हैं, कई सारे मैनेजर होते हैं, हैं? फिर अकाउंट्स क्यों बनाया जाता है? कुछ लोग व्यापार में दिन भर जो भी हो रहा है उसे ही लिखता रहता है। सबसे पहले अकाउंट का उद्देश्य कहता है, अकाउंट का मुख्य उद्देश्य कंपनी के अंदर जो क्रियाकलाप हो रहा है उसका सही जानकारी बिजनेसमैन को पता चलता रहे। यही काम है अकाउंट्स का। सबसे पहले परचेज एंड सेल्स। कोई भी व्यापारी है, किसी भी तरह का बिजनेस है, खरीद और बिक्री होता ही है। चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग ही क्यों ना करते हैं, कुछ खरीद के लाते हैं मटेरियल, फिर उसका कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं और उसे फिर हम क्या करते हैं, अगले को बेच देते हैं। इस बीच में कुछ मुनाफा हम कमाते हैं, यही करते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता वो क्या करता है, बना बनाया सामान कहीं से खरीद के लाता है और कस्टमर को। किसी भी तरह का व्यापार है, परचेज और सेल होता ही है, दो काम तो होना ही। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं तो आपका सबसे पहला कर्तव्य है कि 2 रजिस्टर ऐसे रखिए जिसमें एक में परचेज की कहानी हो, एक में सेल की कहानी हो। दिन भर आपने क्या डेट बाय डेट परचेज किया, एक परचेज रजिस्टर में लिखिए। दिन भर क्या आपने डेट बाय डेट सेल किया, एक सेल रजिस्टर में लिखिए। इससे क्या होगा, तो कब कब आपने क्या परचेज किया उसका रिकॉर्ड अलग बन गया, कब कब आपने क्या सेल किया उसका रिकॉर्ड। कभी मिस्टेक होगा, और अगर आपने लिखा ही नहीं तो क्या होगा, भूल गए क्या लाए नहीं लाए, मतलब कभी भी एक्यूरेट हिसाब आपका मिलने वाला बैलेंस नहीं है। और अगर हम रिकॉर्ड तैयार करते जाते हैं तो क्या होगा, मेरा बैलेंस पता चलेगा। अब हम कोई सामान मान लीजिए लिंक का पेन खरीद के लाए हैं और अभी हमें कभी सेल ही नहीं किया और मुझे मिल नहीं रहा है, मेरा रजिस्टर तो स्टॉक बताएगा इस तारीख को इतना पीस हमने खरीद के लाया। सेल देखेंगे उस डेट से कि चलो 1 अप्रैल को लाए थे खरीद के, आज 10 अप्रैल हो गया, एक भी हमने बेचा नहीं, तो फिर ये लिंक पेन गया कहाँ है, तो कहीं ना कहीं मेरे स्टोर के अंदर आप उसे खोज लोगे। और अगर लिखे ही नहीं थे तो सड़ गया तो सड़ गया। कई सारे कस्टमर आएंगे आपसे पूछ के चले जाएंगे आपका पूंजी कहाँ है, कहीं सड़ा हुआ है, बेनिफिट नहीं होगा। कुछ समय के बाद पता चला पेन ही एक्सपायर कर गया, लॉस लगा या नहीं लगा। और अगर मेरे पास रिकॉर्ड तैयार है तो क्या होगा, लॉस लगने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। इसलिए लिखना जरूरी है, परचेज और सेल दोनों को ही। अगला है रियल अकाउंट का सही जानकारी प्राप्त करना। अगर आप लिखते हैं तो आपके पास क्या संपत्ति है, कब कितना का पूंजी आ रहा है, इसकी जानकारी पूरा आपको मिलता रहता है। कैपिटल अकाउंट का सही ज्ञान होना। आप एक रजिस्टर ना, अगर आप अकाउंटेंट हैं तो कैपिटल अकाउंट का भी बनाइए, ताकि बिजनेसमैन अपने व्यापार के अंदर कब कब पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है उसे लिखते जाओ। तो इससे उस बिजनेसमैन को पता चल जाता है कि साल भर के अंदर हमने कब कब कितना पूंजी लगाया, टोटल पूंजी अभी तक हम अपने बिजनेस के अंदर कितना लगा रखे। मान लीजिए ये इतना बड़ा स्पेस में एक ही बार तो हम ये सारी चीज खरीद के नहीं लाए, कभी टेबल लाए, कभी ये टेबल लाए, कभी वो, कभी कूलर लाए, कभी ये लाए। अगर हम लिखते नहीं गए तो हमें अनुभव नहीं है कि कितना पूंजी हम इसके अंदर लगा दिए।
लेकिन अगर सबका एक एक चीज़ का रिकॉर्ड अगर मेरे पास लिखा होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 5 लाख का सामान है इसके अंदर की। अब कोई सामान ऐसा होगा कि 10 20 50 रुपया का होगा, पर कहाँ होगा मुझे पता नहीं, लेकिन है तो कभी तो मेरे जेब से पैसा गया। अगर मैं ऐसे ही किसी को बेच दूं बिना कुछ देखे तो बहुत सामान ऐसा होगा कि छूट जाएगा, हम रेट लिख नहीं पाएंगे, उतना का मुझे क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो मुझे लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। अगला बात है नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। भैया कहाँ प्रॉफिट हो रहा है और कहाँ लॉस हो रहा है, इसका भी ध्यान रखिए। जहाँ से लॉस आ रहा है उस बिजनेस को क्या करो, बंद करो, उस काम को क्या कीजिए आप, बंद कर दीजिए। जहाँ से प्रॉफिट आ रहा है वहाँ और दिमाग लगाइए। जहाँ लॉस आ रहा है बार बार सोचो कि आखिर लॉस क्यों लग रहा है। अब सोचेंगे नहीं तो लॉस, पता चला इधर से 10 रुपया बेनिफिट आया, उधर 20 रुपया मेरा लॉस चला गया, तो बेनिफिट तो कुछ तब हुआ ही नहीं। तो लॉस वाले जगह को मुझे क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, देखना है। नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मतलब संपत्ति, अस्थाई संपत्ति कितना है उसका भी एक रिकॉर्ड तैयार कीजिए। कभी कभी मेरा मन करे मैं बिल्डिंग जमीन सहित सारा प्रोडक्ट बेच के कहीं मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, करते हैं बिजनेसमैन सब ऐसा, बेच देता है अपना प्लॉट। आपको पता रहेगा तब ना रजिस्ट्री कितना में करवाए थे, अब पता ही नहीं रहेगा तो घाटा होगा या नहीं होगा। बिजनेस का मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना। बिजनेस का मकसद प्रॉफिट कमाना। अगर जिस बिजनेस को करके हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो भैया रूट चेंज, बिजनेस करो लेकिन रूट क्या करो, थोड़ा चेंज करो। ये दिमाग लगाओ कि बेनिफिट किधर होगा, उधर को अपना बिजनेस को डाल दो। मार्केट में ऐसा चीज लेके मत बैठिए जिसे खरीदने ही वाला कोई नहीं है, तो दिन भर झक मार के रह जाओगे, 1 रुपया बेनिफिट लेके तुम घर पे नहीं जाओगे। ऐसा चीज लेके मार्केट में बैठो जिसे सभी खरीदते हैं, वही चीज बेचो। ये मत सोचो कि बगल वाला क्या बोल रहा है। हमें क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। जो मार्केट में खरीदार ज्यादा है मैं वही प्रोडक्ट लेके बैठूंगा और आराम से बेचूंगा। मुझे बेनिफिट कमानी है, मुझे आपको नहीं देखना है कि क्या कर रहे हैं, मुझे बेनिफिट चाहिए। अगला है नॉलेज ऑफ डेबिटर एंड क्रेडिटर। आप किससे उधार ले रखे हो, आपका कौन उधार ले रखा है, थोड़ा उस पर मैन टू मैन रिमाइंड करते रहिए। आप रखें तो प्लीज आप भी जल्दी उसका पैसा दीजिए ताकि आपका क्रेडिट बना रहेगा, अगला आपको समय से फिर सामान दे सकता है। आपका कोई उधार रखा है तो प्लीज आप भी उसे टोका कीजिए, ताकि देखिए जो पैसा आपका उधार में है उतना आपका बुरा हुआ है, उतना नुकसान में चल रहे हैं आप। अगर वो पैसे आ जाते तो उसका हम फिर नया प्रोडक्ट ला के डाल लेंगे ना, वो हमें बेनिफिट देगा ना। तो उधार में जो भी पैसा डूबा हुआ है वो आपका बुरा हुआ है, उससे 1 रुपया बेनिफिट आने वाला नहीं है। तो दोनों पे, डेबिटर पे भी और क्रेडिटर पे भी दिमाग लगाना है कि हम किसका उधार रखे हैं, हमें अपने क्रेडिट को बचाना है। अगला अगर उधार रखा है तो उससे भी पैसा क्या करना है, हमें समय से वापस लेना है। उसके बाद है नॉलेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। दिन भर में हमने कमाया कितना और दिन भर में हमने खर्च कितना किया, उसका भी एक रिकॉर्ड बनाइए। मुखोतरी कुछ नहीं होना चाहिए, दिमाग से कुछ नहीं होना चाहिए, सबका एक एक रजिस्टर यहाँ पे होना चाहिए। जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ सबका क्या कीजिए, एक रजिस्टर तैयार कर दे रहिए, सबका लिखित में होना चाहिए जो भी काम हो रहा है। दोस्ती है अपनी जगह है, हिसाब अपनी जगह है। इनकम एंड एक्सपेंस, इससे क्या होगा, आप एक से एक रजिस्टर में इनकम लिखो दिन भर क्या हो रहा है, एक रजिस्टर में आप एक्सपेंस लिखो क्या हो रहा है। अब मान लीजिए कि इनकम तो प्रोडक्ट बेचेंगे तब ये होगा, आपके बिजनेस में इनकम तभी होगा जब बिजनेस के अंदर का कोई प्रोडक्ट आप सेल करेंगे तभी होगा, अन्यथा आपको 1 रुपया कोई देने वाला बेमतलब में नहीं है। हाँ, बेमतलब में लेने वाले 100 भिखारी आ सकते हैं कटोरे लेके, बाबू 1 रुपये दे दो। अब 1-1 रुपया अगर 100 भर में हम बांट दिए तो कितने बांट दिए, 100 रुपये। 100 रुपया इनकम कमाने के लिए कम से कम 1000 का सामान बेचेंगे तब ये किसी से 100 रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हैं। या ले लोगे 10 रुपया के सामान पे 100 रुपया बेनिफिट ले लोगे, उसका एमआरपी है 100 रुपया, तो इसका मतलब 8.5-9 रुपया तक का वो सामान है, 1 रुपया बेनिफिट मिला। और 100 रुपया बेनिफिट लेने के लिए कम से कम 1000 का सामान बेचना पड़ेगा हमें। तो अब उस भिखारी को देते समय थोड़ा सोचो यार कि देना है या नहीं देना है। हाँ देना है, डोनेट ही करना है, किसी एक को दे दो। अब दिन भर 1000 आदमी आता है तो यार रुको प्लीज,
नहीं उतना सेल है, अगर आप दिन भर में आप 5,000 इनकम कर लेते हैं तो बांट दो 100 रुपया, कोई बात नहीं है, जी आराम से बांट दो, आराम से क्या करो बांट दो। बांट दो। लेकिन दिन भर में मैं 100 रुपया ही कमा पाता हूँ तो और मैं 100 भिखारी को अगर 1-1 रुपया दे दिया तो क्या हो गया, 100 रुपया तो गया। गया ना, मेरा इनकम का टोटल क्या हुआ, एक्सपेंस। मुझे क्या मजदूरी मिली, कुछ 1 रुपये भी नहीं। मान लीजिए हमने दिन भर में 100 रुपया बेनिफिट कमाता हूँ डेली, और मेरे डेली 2 दोस्त आते हैं और मैं उसे डेली क्या करता हूँ, एक पेप्सी और एक चाय मस्ती में पिलाता हूँ। लिखो कितना चाय पिए दिन भर में, कितना पेप्सी पिए, कितना का गुटखा खाए, कितना का नाश्ता किए। आपको दिन भर का खर्चा मान लीजिए 500 आ गया, कितना आ गया, 500। और इनकम आया दिन भर में 400, बस 100 रुपया तो पूंजी फूक गए ना। क्या चलने वाला है ये बिजनेस अगर इस हिसाब से 1 महीना चलाओगे? नहीं सर नहीं चलेगा। अगर लिखेंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा दिन भर में हमने कितने पैसे फूक दिए। और लिखेंगे तो शाम को बैलेंस चेक करो डेली कि इनकम कितना आया और बेमतलब का खर्च कितना, आपको पता, वो खर्चा आपको बोलेगा कि भैया थोड़ा रुको। अगर लिखित रखें तो वो खर्च शाम को तो एक बार जरूर आपको बोलेगा कि भाई थोड़ा रुको, भले आप मत रुको, मेरा पूंजी है, मुझे फूक देना है, फूक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस का रूल फॉलो करेंगे तो वो बोलेगा कि थोड़ा रुकिए, इतना बेमतलब का एक्सपेंस होना ठीक नहीं है। अगला है नॉलेज ऑफ टैक्स। हम खरीदते हैं तब भी मुझे टैक्स लगता है, हम बेचते हैं तब भी टैक्स लगता तब भी टैक्स लगता है। लेकिन मोदी जी एक बना दिए कि GST, मतलब किसी भी प्रोडक्ट पे सिर्फ एक बार आप टैक्स भरिए, बाकी बार बार हमें टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन टैक्स तो लगता है। अगर आप गवर्नमेंट का, अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं और आप गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं और ज्यादा दिन तक आप टैक्स पेंडिंग रखे हुए, तो क्या होता है पता है, इनकम टैक्स वाले आके आपके बिजनेस में क्या करेगा, ताला मार देगा कि आप चोर हैं। तो प्लीज हमें कभी भी टैक्स पेंडिंग नहीं रखना चाहिए, हमें टैक्स टाइम टू टाइम भरना चाहिए। अगर आप बिजनेस में किसी बैंक से लोन ले रखे हैं तो बिजनेस बैंक क्या करता है, लोन पे चक्रवृद्धि लगाता है। चक्रवृद्धि मतलब क्या होता है, साधारण सी भाषा में समझाइए तो। चक्रवृद्धि मतलब क्या समझते हैं आप लोग? मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज है, मतलब जो भी पहले तो ब्याज बनता है 1 महीने का, उसको जितना होता है उसका फिर ब्याज साल भर के बाद। जी मान लीजिए कि हमने 100 रुपया लिया और उसका 50 रुपया ब्याज बन गया साल भर में, ठीक है। 12 महीने के अंदर कितना ब्याज जनरेट हुआ, 50 रुपया। अब जो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा तो वो 150 रुपया का ब्याज चलेगा। कितना का, वो 50 रुपया को क्या करेगा, मूलधन बना देगा। अब 150 रुपया मूलधन हो गया, अब 150 रुपया का ब्याज लगना शुरू हुआ तो बच गया ना, ब्याज रेट बढ़ गया। फिर 1 साल का मान लीजिए 175 रुपया हो गया और आपने नहीं भरा उसको, तो उस 75 को फिर 150 में क्या करेगा, प्लस कर देगा। अब 225 रुपये हो गया आपका मूलधन, अब 225 का ब्याज चलेगा। तो हो गया ना, बैंड बच गया ना आपका, कि नहीं बचा। तो अगर आप व्यापार में बैंक से लोन लेते हैं तो प्लीज समय से क्या कीजिए, उसका ब्याज कम से कम रिटर्न करो, अन्यथा बहुत पेंडिंग में आप चले जाएंगे। गवर्नमेंट का अगर टैक्स रखे हैं पेंडिंग तो प्लीज टैक्स भरिए, अन्यथा आप पेंडिंग में चले जाएंगे। हम जो टैक्स भरते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट भी हमें सिक्योरिटी देती है हमारे बिजनेस का, तो वो मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उस पर भी हमें नजर। भाई सारा काम का रजिस्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाँ, हम जितना अभी बोल रहे हैं सबका अलग अलग क्या होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। टैक्स का अलग होना चाहिए, कितना कितना टैक्स किस डेट में कब भरे हम, सारा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, कभी मीटिंग होगी, बॉस कुछ बोलेगा तो आपके पास रिकॉर्ड है, दिमाग में याद है, तो रजिस्टर लेके जाना पड़ेगा। क्या, रजिस्टर लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद कहता है सेव फॉर बिजनेस ईयर। जो वर्ष बिजनेस का बीतते जा रहा है उस रजिस्टर को भी हमें सुरक्षित, सारे रिकॉर्ड को हमें सुरक्षित रखते जाना है। इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ बिजनेस नॉलेज, बिजनेस की आर्थिक स्थिति हमें पता होनी चाहिए कि हम बेचते तो जा रहे हैं पर मेरे काउंटर में पैसा आ रहा है या नहीं। मतलब कहने का कि उधार मत बेचो, क्या बेचो, नगद, ताकि जितना प्रोडक्ट हम बेच देंगे उतना तो फिर मुझे ला के अगले दिन रखना है। और अगर पता चला कि हमने सारा उधार ही बेच दिया तो मेरे पास पैसे कहाँ के अगले दिन के व्यापार करने के लिए मैं प्रोडक्ट लाऊं, है संभव नहीं है।
और वो सारे उधार चले गए, आपके पास पैसे ही नहीं, अगला दिन क्या हुआ, आपका दुकान बंद हो गया। चलो एक दो उधार वाला दोस्त यार मेरा रूठ के भी चला जाए, कोई बात नहीं। अगर नगद में हम बेचे तो उतना सामान तो हम कल आसानी से ले आएंगे, 10 रुपया कल फिर कमा लेंगे। हमें उधार बेचना चाहिए या नगद बेचना चाहिए? नगद। कैसा भी आदमी हो उधार देना चाहिए कि नहीं? नहीं। इसीलिए दुकान पर कुछ दुकानदार स्टिकर लगा के रखते हैं, नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको। ये आज नगद कल उधार, क्या करेगा? हमारे जैसे लोग मजबूर कर देता है ना उसको, तो लास्ट में वो बोल तो नहीं पाता है, तो एक तो स्टिकर कपाट के सामने चिपका देता है। हम उसको पढ़ते हैं फिर भी उसको बोलते हैं भाई हाँ कल ले लेना पैसे। अब वो करेगा क्या, व्यापारी तो है, करना है उसे। दुखी मन से बोल देता है हंसते हंसते, ठीक है कोई बात नहीं, अंदर से रोता रहता है ऊपर से हंसता करेगा क्या। लेकिन ये हमें सोचना चाहिए कि वो उससे अगर हम 5 रुपया का प्रोडक्ट ले रहे हैं हाँ, तो भाई कम से कम 4.5 रुपया का तो उसमें उसका हम पूंजी लेके जा रहे हैं, उसके पॉकेट का लेके जा रहे हैं। क्यों? मेरा कर्जा खा रखा है कि वो हमको सामान देगा? नहीं ना। फिर भी आपको देता है, आप क्या करते हो, खा के सो जाते हो। जिस दिन पैसे मांग ले मिस्टेक से, पहचानता नहीं हमको, भाग जाएंगे क्या, ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं, उसे तकलीफ होता है। और भी कई सारे बातें हैं बिजनेस के अंदर, अकाउंट्स के अंदर। अच्छा एक चीज आप बताइए, अकाउंट्स में एक होता है लेजर। लेजर क्या होता है? आप तीनों आदमी टैली यूज किए हैं, लेजर क्या होता है? मतलब जो भी वस्तु बेची उसको हम लेजर देते हैं। पहले तो लेजर माने खाता। एक एक पार्टी के नाम से हमें एक एक प्रोडक्ट के नाम से क्या करना पड़ता है, लेजर क्रिएट करना पड़ता है। जब तक लेजर ही नहीं बनेगा तो हम एंट्री करेंगे कहाँ? बैंक जाइए आप, पेमेंट जमा करने या निकालने, सबसे पहले क्या जनरेट होता है आपके नाम का? एक अकाउंट, एक खाता आपका जनरेट होता है। उस खाता में आप किस डेट में कब क्या करते हैं लेन देन, उसकी एंट्री क्या होती है, आपका रिकॉर्ड उसके अंदर लिखा रहता है। वैसे ही हमें हर पार्टी से जुड़ के हर व्यक्ति कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसका हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, लेजर तैयार करना होता है। उसे हम क्या कहते हैं, खाता। एक होता है भोचर। ये भोचर क्या होता है? ये तो होगा लेजर। भोचर क्या होगा? जो खर्चा किया उसका, जो हम खर्च किए या आमदनी किए उसका जो एंट्री करते हैं, कि इतना पैसा यहाँ आया, इस काम के लिए इतना पैसा खर्च किया, उसका रिकॉर्ड जो तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, भोचर बोलते हैं। ठीक है। कुछ अकाउंट्स का ये लेजर और भोचर बनाने से पहले आपके कॉपी में कुछ बात आता है कि एक होता है कॉस्ट अकाउंट। ये कॉस्ट अकाउंट क्या है? कॉस्ट मतलब लागत, वही मतलब जो सामान। क्या लागत, थोड़ा बढ़िया से हमको समझाइए। देखिए काम करना एक अलग चीज है, और अभी 5-6 आदमी बैठ के बात कर रहे हैं, ये एक आप क्या उसमें करते हैं वो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या। इससे हमारा क्या होगा, अनुभव थोड़ा बढ़ेगा। वो जंग जो लगा है ना वो थोड़ा खुलेगा। हाँ, ऐसे भागिएगा, हमको कैमरा में लोग देख लेगा, जाने बुझ के तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कैमरा में लोग देखेगा, जानबूझ के रिकॉर्ड हो रहा है कि कैमरा में लोग देखेगा। अच्छा है ना, लोग हमारे बहस को देखेंगे, कुछ लोग को गलत लगेगा, कुछ लोग को अच्छा लगेगा। भाई जब दुनिया अंट-पंट चीज को देख रहा है तो हम लोग तो पढ़ाई की बात कर रहे हैं, क्या बोलेगा तो कम से कम पढ़ाई की बात यहाँ पे हो रहा है। भाई अब तुम नंगा वीडियो देख सकते हो दिन भर रील में ऐसे ऐसे, तो हम लोगों का बात देखो, हम लोग अकाउंट्स की बात कर रहे हैं क्या। हाँ क्या होता है कॉस्ट अकाउंट, थोड़ा बताइए। कॉस्ट मतलब सबसे पहले तो हो गया लागत। कोई वस्तु हम कितना पैसा लगाए हैं। कॉस्ट मतलब लागत नहीं होता है, कॉस्ट मतलब होता है कीमत, मूल्य। कॉस्ट अकाउंट जी। कोई वस्तु हम बनाते हैं उसका कॉस्ट निर्धारित करना। ये कॉपी किसी फैक्ट्री के अंदर बनाया गया जी, इसे कागज बनाने के लिए कुछ मटेरियल लाया गया होगा,
इसमें कलर डालने के लिए कलर भी लाया गया होगा, इसे बनाने के लिए मशीन का उपयोग किया गया होगा, मशीन को चलाने के लिए बिजली खर्च की गई होगी, कॉपी बनाने के लिए पानी यूज किया हो गया, मशीन को चलाने के लिए एक स्टाफ काम किया होगा, मशीन रखने के लिए एक बिल्डिंग होगी, सारा खर्चा हुआ होगा या ऐसे हो गया होगा। हर जगह अलग अलग पेमेंट लगा होगा, सबका रेट कॉपी पे लिखना कि इतना का पानी, इतना का बिजली, इतना देर मशीन, इतना का स्टाफ, इतना का कागज, इतना का ये, इतना का वो, सारा लिखिए। अब टोटल कॉस्ट हुआ 100 कॉपी बनाने में खर्चा हो गया, सारा खर्चा हो गया 200 रुपया। कितना? 200। तो पर पीस कॉपी कितना हुई, खर्च कितना बैठ गया? कितने 2 रुपया। 100 कॉपी को पूरा खर्चा बनाने में, सारा मैनेजमेंट करने में कितना? 200 रुपया का खर्चा आया। तो पर पीस कॉपी कितना बना? 2 रुपया। 2 रुपया। अब मुझे इनकम भी तो लेना है, जी अब मुझे इनकम भी तो लेना है। 2 रुपया तो खर्चा आ गया, अब हम अपना इनकम जोड़ेंगे, प्लस हम जिस डिस्ट्रीब्यूटर को कॉपी सप्लाई करते हैं उसका भी इनकम जोड़ेंगे, रास्ते का खर्चा भी तो आएगा, फिर से आएगा। 2 रुपया तो मेरे प्लांट में खर्चा पड़ गया है। कहाँ पे? मेरे प्लांट में। अब मुझसे डिस्ट्रीब्यूटर ले जाएगा, भाई कपार पे तो ले नहीं जाएगा, ले तो जाएगा किसी गाड़ी से, वो भी भाड़ा लेगा उससे, प्लस उसको भी क्या चाहिए? बेनिफिट चाहिए। डोर टू डोर होते होते हमारे गांव लेवल पे जो छोटे छोटे दुकानदार आते हैं उसका तक बेनिफिट इसमें जोड़ा जाएगा, वो भी जाएगा कहीं से लाने के लिए। इस कॉपी की रेट हो जाती है बढ़ते 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 कितना? 7 से 8 10 रुपया। कितना? 10 रुपया। आम कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते कितना में बिकता है ये? 10 10 रुपया। अगर मैं वो 2 रुपया ही कॉस्ट निर्धारित नहीं कर पाऊंगा तो आगे का जो इतना प्रोसेस है क्या मेरा सही होगा? नहीं। कभी हो सकता है? नहीं। इसी हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट। किसी भी वस्तु का कीमत क्या होनी चाहिए उसे हम कैसे निर्धारित करें उसे ही क्या बोलेंगे? अब चाहिए सही सही रेट हम निकाल लें, इसके लिए रजिस्टर मेंटेन सारे काम का होना जरूरी है या नहीं है? जब तक रजिस्टर मेंटेन सारा खर्चा का नहीं होगा तब तक तो पक्का नहीं होगा कि हो जाएगा। नहीं होगा सर। नहीं होगा। क्या आप अगर अकाउंटेंट बनेंगे तो आपको इतना लिखना पड़ेगा या नहीं? आपके पास दिमाग होना चाहिए या नहीं? अब दिमाग ही नहीं है, पढ़ के ही सीधा टैली चलाना आता है, बाकी कुछ पते नहीं। तुमको पते नहीं टैली में हमें करना क्या है? एंट्री बनाते समय किससे पूछोगे? अभी हम हैं तो हमसे पूछ लेते हैं, सर ये फिक्स एसेट होगा कि कैपिटल होगा? वहाँ कौन बताएगा? वहाँ जिससे पूछिएगा ना वो बोलेगा भाई तनख्वाह तू लेता है क्या? हम क्या बोलेगा? हम करके देखे हैं, सीधा बोलता है तनख्वाह तू ले रहा है या मैं? नहीं आता जा मालिक को बोलो मुझे नहीं पता, चांदी पाओ मालिक के पास। मालिक तो सीधा बोले भैया हिसाब लीजिए हो, आता ही नहीं है तो खाए दिमाग चाहता है ना, कौन सा जाएगा? सीख लीजिए अभी से। क्या सीख लीजिए? एक होता है अकाउंट्स के अंदर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब व्यवस्था, मैनेजमेंट मतलब व्यवस्था। ये मैनेजमेंट अकाउंट क्या होती है कोई बताइए तो? किसी भी कंपनी को चलाने के लिए एक व्यवस्था का होना जरूरी है। आप छोटा फंक्शन करते हैं अपने घर पे, एक सिस्टम वहां होना चाहिए। 10 आदमी को 10 काम बांट दीजिए अलग अलग, नहीं तो एक एक काम में सब लग जाएगा कि गड़बड़ हो जाएगा सब, कोई भी काम सही से नहीं होगा। हर काम के लिए आपको एक आदमी को रिपोर्ट करना होगा कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, तभी देखेंगे कि वो फंक्शन सही रूप से संपन्न हुआ। किसी भी कंपनी को भी चलाने के लिए एक रूट होनी चाहिए, एक सिस्टम में एक रूटीन होना चाहिए। स्कूल में पढ़ाई के लिए एक रूटीन होता है, इतना बजे से इतना बजे 1 घंटे, क्या इसमें इस क्लास में ये विषय, इस क्लास में ये विषय, इस क्लास में उसके लिए एक स्पेशल टीचर होते हैं। अगर वो रूटीन ना बनाए डेली तो क्या किसी भी बच्चा का सही से पढ़ाई होगा दिन भर? नहीं होगा ना। पता चलेगा एक तो विषय पूरा खत्म हो गया, दूसरा का चैप्टर पन्ना भी नहीं उल्टा। तो उसके लिए क्या करते हैं टीचर स्कूल के अंदर? एक रूटीन तैयार होता है। उस रूटीन के माध्यम से अगर हम साल भर चलते हैं तो सभी किताब भी खत्म हो जाता है और सभी बच्चे अच्छे से पढ़ भी लेते हैं। बिजनेस में भी हर काम सही से हो उसके लिए एक रूटीन तैयार करना हमारे लिए जरूरी है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट अकाउंट, व्यवस्था। एक व्यवस्था तैयार कीजिए कि किस हिसाब से मुझे किससे क्या काम आज लेना है।
उसका एक सबसे पहले सुबह जाते हैं, और ये अकाउंटेंट के ऊपर निर्भर करता है, ये मैनेजर नहीं सोचता, ये मैनेजर का काम नहीं है, ये किसका काम है, एक अकाउंटेंट का काम है कि किससे आज क्या काम लेना चाहिए, कौन सा फाइल आज उल्टाना है और किस फाइल को आज के लिए छोड़ देना है। तभी पहले आप जाते हैं, बाप बाप दिन भर ट्रक पे करता है कोई, मशीन चलाता है कोई, अब आप एसी रूम में बैठ के पेन चलाते रहते हैं तो हीरो बन जाते हैं। क्या अकाउंटेंट का वैल्यू है या प्लांट चलाने वाले का? अकाउंटेंट प्लांट वाले से डरता है या प्लांट वाला अकाउंटेंट से डरता है? अकाउंट वाले से सभी डरते रहते हैं कंपनी के अंदर। क्यों? तो वो सबका रिपोर्ट तैयार करता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं दिन भर, उसका हिसाब किसके पास है? अकाउंटेंट के पास। वो दिमाग लगाता रहता है, इसीलिए सभी डरते हैं। ताकत वाला हमेशा दिमाग वाले से डरा है, नहीं? दिमाग वाले को ज्यादा पैसा मिलता है, ताकत वाले को कम। जो ताकत लगाता है उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन जो दिमाग लगाता है बैठे बैठे उसे, उसके पैसे का ठिकाना ही नहीं है कि उसे कितना मिल जाएगा। हम कितना कमा लेते हैं ये आपके सोच के बस की बाहर की बात है। लेकिन मेरा तनख्वाह अगर कहीं कम कंपनी में काम कर जाऊँ तो वो सबको पता चल जाएगा कि 20,000 रुपया इसका तनख्वाह है, लेकिन मेरा तनख्वाह यहाँ पे कितना है ये मैं समझता हूँ। वो भी फिक्स नहीं है किस महीने कितने झोली में आ जाएंगे, मुझे भी नहीं पता अगला महीना कितना सैलरी मिलने वाला है, मुझे भी नहीं पता होता, क्योंकि ये बिजनेस है। शौक पूरे करने हैं तो नौकरी करो, सॉरी शौक पूरे करने हैं तो बिजनेस कीजिए। क्या कीजिए? बिजनेस कीजिए। और जरूरत पूरा करना है तो क्या करो? नौकरी करो। नौकरी करो। बिजनेस में लाभ और हानि दोनों आपको झेलना पड़ेगा। व्यापारी को लाभ और हानि दोनों खुद झेलना पड़ता है, लेकिन नौकर जो नौकरी करते हैं, जो सर्विस करते हैं, उसे लाभ हानि से कोई मतलब नहीं है। उसे महीना में उतना सैलरी फिक्स अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, उसे उतना से ही संतुष्ट होना है। मालिक करोड़ों कमा लिया तो उसका है, करोड़ों डूब गया तो उसका है। स्टाफ को कोई मतलब, उसे तनख्वाह चाहिए। ठीक है, देखिए थोड़ा आप लोग पढ़िए, इतना चीज़ आप लोगों को पढ़ाए यार, कुछ नहीं बताते हो तुम लोग, गलत बात है ना जी। ये ऐसा क्यों करते हैं आप लोग?